नमस्कार। आज हम एक अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं। दिल्ली में कुछ समय पहले शिक्षकों का एक बहुत बड़ा, बहुत ही भावनात्मक प्रदर्शन हुआ था। आज हम उसी के पीछे की कहानी, उसके कारण, उनको समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास जो जानकारी है वो असल में एक नाटकीय स्क्रिप्ट, मतलब एक प्ले की स्क्रिप्ट के कुछ हिस्सों से आती है। इसमें दिखाया गया है कि कैसे हजारों शिक्षक, वो जो टेट यानी शिक्षक पात्रता परीक्षा है, उसकी अनिवार्यता के खिलाफ सड़कों पर उतरे थे। जरा सोचिए, दिल्ली की वो सर्द सुबह, जंतर मंतर पर हजारों की तादाद में शिक्षक मौजूद हैं। माहौल में ना एक अजीब सा तनाव है, उम्मीद भी है, गुस्सा भी है, थोड़ी शायद बेबसी भी। हाथों में बैनर लिए हुए हैं जिन पर साफ साफ लिखा है टेट नहीं, अनुभव ही प्रमाण है। और ये सब कब हो रहा है? सुप्रीम कोर्ट में 24 नवंबर को एक बहुत जरूरी सुनवाई होनी है, ठीक उससे पहले। तो ये सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं था, आप कह सकती हैं एक बड़ी बहस की शुरुआत थी ये। बिल्कुल। और जैसा आपने कहा, ये जानकारी एक स्क्रिप्ट से है, तो जाहिर है इसमें भावनाओं का रंग थोड़ा ज्यादा दिखेगा हमें। पर ये उस विरोध के माहौल को, शिक्षकों की उस वक्त की मनस्थिति को, और हाँ, इस पूरे मामले की जो पृष्ठभूमि है उसे समझने में हमारी काफी मदद करती है। सही। आज हमारा मकसद सिर्फ घटना बताना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि भाई इन शिक्षकों की असल मांगे क्या थीं, नियम क्या कहते हैं, खासकर वो नियम जिसकी वजह से ये सारा विवाद खड़ा हुआ, और सबसे जरूरी, इस पूरे मामले का हमारी शिक्षा व्यवस्था पर क्या असर पड़ सकता है आगे। हाँ, तो चलिए इस अहम और थोड़े जटिल मुद्दे की परतों को एक एक करके खोलते हैं, कोशिश करते हैं समझने की कि आखिर ये मामला इतना क्यों उलझ गया। तो सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है, जैसा आपने भी इशारा किया, कि ये सिर्फ दिल्ली के शिक्षकों का मुद्दा नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। कर बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यहाँ तक से शिक्षक खास तौर पर इस प्रदर्शन के लिए दिल्ली पहुंचे थे। हाँ, संख्या काफी बड़ी थी। संख्या काफी बड़ी थी और माहौल, जैसा मैंने कहा, वाकई बहुत भावनात्मक था। ऐसा लग रहा था मानो कई सालों से, दशकों से पढ़ा रहे शिक्षकों के लिए ये उनके अपने वजूद और सम्मान की लड़ाई बन गई हो। इसी भावना को देखिए दिखाता हुआ एक वाकया हमारे स्रोत में दर्ज है। ट्रेन में दिल्ली आते हुए एक काफी अनुभवी शिक्षक हैं, वो अपने साथी शिक्षकों से कह रहे हैं, हमने वर्षों तक इन स्कूलों में बच्चों को पढ़ाया, हमारे पढ़ाए हुए बच्चे आज बड़े बड़े पदों पर हैं, कोई IAS है, कोई IPS है, और अब हमसे कहा जा रहा है कि पहले टेट पास करो, तब तुम शिक्षक कहलाने के लायक होगे। क्या इसी को न्याय कहते हैं? और ये सवाल सिर्फ उनका नहीं था, ये वहां मौजूद हजारों शिक्षकों के मन की कहीं ना कहीं आवाज थी। स्क्रिप्ट ये भी बताती है कि ये बात सुनकर कई महिला शिक्षक तो अपने आंसू पूछने लगी। ओहो। तो ये दिखाता है कि ये नियम उनके लिए सिर्फ एक कोई प्रशासनिक बाधा नहीं थी, बल्कि उनके सालों के समर्पण पर एक सवाल जैसा था। बिल्कुल। और यहाँ एक दिलचस्प बात ये भी है कि इस लड़ाई में केवल पुराने अनुभवी शिक्षक ही नहीं थे। हाँ, ये भी है। स्रोत में एक युवा शिक्षक का भी जिक्र है, जो पूरे जोश और उम्मीद के साथ कहता है कि इस बार डरने की जरूरत नहीं है, उनकी आवाज सुप्रीम कोर्ट तक जरूर पहुंचेगी, और उन्हें पूरा विश्वास है कि एक बड़ी बेंच उनकी बात सुनेगी और समझेगी। मतलब पीढ़ी का अंतर था, पर मुद्दे पर एक तरह की एकता दिख रही थी। और दिल्ली पहुंचते ही ये मिलीजुली भावनाएं जो थीं, वो नारों की शक्ल में गूंजने लगीं। शिक्षक एकता जिंदाबाद, पुराने शिक्षकों को न्याय दो, अनुभव का सम्मान करो, शिक्षक ही शिक्षा की रीढ़ हैं। मतलब इस तरह के नारे जंतर मंतर पर लगातार सुनाई दे रहे थे। माहौल काफी गर्म था। टीवी चैनलों की OB वैन की कतारें लगी थीं, रिपोर्टर लाइव अपडेट दे रहे थे। सोशल मीडिया पर भी #टीच छूट और #टीचर्स प्रोटेस्ट दिल्ली जैसे हैशटैग्स तेजी से ट्रेंड कर रहे थे। हाँ, सोशल मीडिया का असर तो होता ही है। बिल्कुल। लोग देश के अलग अलग कोनों से, जैसे जयपुर, पटना, देहरादून से इस प्रदर्शन को लाइव देख रहे थे, अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे थे। और एक और गौर करने वाली बात जिसका जिक्र स्रोत में है, वो ये कि कई शिक्षकों के हाथों में भारत के संविधान की प्रतियां थी। अच्छा? हाँ, शायद ये इस बात का प्रतीक था कि वे इसे अपना संवैधानिक अधिकार और न्याय की लड़ाई मान रहे थे। तो अब आते हैं उस मूल मुद्दे पर जिसकी वजह से ये सब हो रहा था। आखिर ये पूरा विवाद किस नियम को लेकर था, और इसमें वो क्या पेंच था जिसने इतने सारे शिक्षकों को इस तरह प्रभावित किया? देखिए, विवाद का जो केंद्र है वो है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी NCTE की 2009 की एक गाइडलाइन। अच्छा। इस गाइडलाइन के तहत 23 अगस्त 2010 के बाद नियुक्त होने वाले सभी सरकारी और निजी स्कूलों के शिक्षकों के लिए ये जो शिक्षक पात्रता परीक्षा है टेट, इसे पास करना अनिवार्य कर दिया गया था। ठीक है। अब आप पूछेंगे कि इसमें दिक्कत क्या है?
दिक्कत ये हुई कि बहुत से शिक्षक ऐसे थे जिनकी नियुक्ति असल में 23 अगस्त 2010 से पहले यानी 2009 या उससे भी पहले हो चुकी थी। लेकिन जैसा कि आरोप लगाया गया, कुछ स्कूलों या संबंधित विभागों द्वारा उनका डेटा सिस्टम में अपडेट करते समय कह सकते हैं कि कथित तौर पर गलतियां हुई या तारीखें गलत दर्ज कर दी गई। ओहो। इस तकनीकी या कहें कि प्रशासनिक चूक की वजह से ये पुराने शिक्षक भी कागजों पर 2010 के बाद नियुक्त मान लिए गए और उन पर भी टेट की अनिवार्यता लागू हो गई। ओहो, ये तो बड़ी गड़बड़ है। यानी एक तरफ इन शिक्षकों का सालों, शायद दशकों का पढ़ाने का अनुभव और दूसरी तरफ एक नियम जिसके दायरे में वे एक डेटा एंट्री की गलती या प्रक्रियात्मक खामी की वजह से आ गए। ये तो वाकई बहुत जटिल स्थिति है। बिल्कुल, और इसी वजह से ये मामला सिर्फ एक कानूनी या प्रशासनिक लड़ाई नहीं रहा, बल्कि ये एक गहरा भावनात्मक मुद्दा बन गया। आप सोचिए, एक शिक्षक जिसने अपनी पूरी पेशेवर जिंदगी बच्चों को पढ़ाने में लगा दी, उसे अचानक कहा जाए कि आपकी योग्यता पर संदेह है, पहले परीक्षा पास करके दिखाइए। हाँ, ये तो आत्मसम्मान पर चोट है। बिल्कुल, ये उनके आत्मसम्मान पर चोट जैसा था। तो एक तरफ ये शिक्षक थे अपने अनुभव और सेवा का हवाला देते हुए, और दूसरी तरफ एक सिस्टम था जो नियमों की एकरूपता और मानकीकरण की बात कर रहा था। एनसीटीई का उद्देश्य शायद अच्छा ही रहा होगा, देश भर में शिक्षकों के लिए एक न्यूनतम गुणवत्ता मानक तय करना, लेकिन इस मामले में उस नियम का जो कार्यान्वयन हुआ, खासकर डेटा की गड़बड़ी के कारण, वो कई लोगों के लिए अन्यायपूर्ण महसूस हुआ। स्रोत बताते हैं कि जैसे जैसे दिन ढला, प्रदर्शन और तीव्र हो गया। शाम को कुछ खास हुआ था। हाँ, शाम को माहौल और गंभीर हो गया। शिक्षकों ने मोमबत्तियां और मशाले लेकर एक शांतिपूर्ण जुलूस निकाला। दिल्ली की उस सर्द शाम में वो जलती हुई मशाले उनके शांत लेकिन दृढ़ संकल्प का प्रतीक लग रही थी। स्रोत में एक महिला शिक्षक का बयान दर्ज है जो उस समय कैमरे पर कहती हैं, जब हमने पढ़ाना शुरू किया था तब किसी ने हमसे टेट के बारे में नहीं पूछा था। हमने अपनी पूरी जवानी इस पेशे को दी है। अब इतने सालों के अनुभव के बाद हमारी योग्यता पर सवाल क्यों उठाया जा रहा है? उनकी आवाज में गुस्सा और दर्द दोनों झलकता होगा। बिल्कुल, गुस्सा भी था और गहरा दर्द भी। उनका संदेश साफ था, जैसा कि कई नारे लगा रहे थे, हम मांग नहीं रहे, अपना हक ले रहे हैं। ये लड़ाई सिर्फ नौकरी बचाने की नहीं रह गई थी, ये उनके पेशे में सम्मान और पहचान की लड़ाई बन चुकी थी। इस सारे विरोध और भावनात्मक दबाव के बीच सुप्रीम कोर्ट से क्या प्रतिक्रिया आई? क्या उन्हें उस दिन कोई फौरी राहत मिली? उस दिन सीधे तौर पर कोई अंतिम फैसला तो नहीं आया, लेकिन एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हुआ। खबर आई कि सुप्रीम कोर्ट ने मामले की गंभीरता और इसमें जो कानूनी पेचीदगियां शामिल हैं, उनको देखते हुए इसे एक बड़ी बेंच को सौंपने का निर्णय लिया है। अच्छा, बड़ी बेंच को? हाँ, बड़ी बेंच को। साथ ही 24 नवंबर को इस पर विस्तृत सुनवाई की तारीख तय की गई। अब ये खबर सुनते ही प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों के बीच मिलीजुली प्रतिक्रिया हुई। स्रोत बताते हैं कि कुछ ने तो राहत की सांस ली कि चलो कम से कम अब उनकी बात विस्तार से और शायद ज्यादा गहराई से सुनी जाएगी। बड़ी बेंच का मतलब अक्सर होता है कि मामला ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दूसरी तरफ तत्काल समाधान ना मिलने की थोड़ी निराशा भी रही होगी। जाहिर है। शिक्षक संघ के अध्यक्ष ने मीडिया से बात करते हुए न्यायपालिका पर पूरा भरोसा जताया। उन्होंने कहा कि मुख्य न्यायाधीश ने स्वयं मामले का संज्ञान लिया है और ये देश के लाखों शिक्षकों की इज्जत और भविष्य का सवाल है। जाहिर सी बात है, अगले दिन मीडिया ने इस खबर को और शिक्षकों के संघर्ष को काफी तवज्जो दी होगी। जनता की क्या प्रतिक्रिया रही इस पर? बिल्कुल, अगले दिन के लगभग सभी प्रमुख अखबारों की सुर्खियां इसी मुद्दे पर केंद्रित थी। कुछ शीर्षक थे जैसे टीईटी अनिवार्यता पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा कदम, मामला बड़ी बेंच को, हजारों शिक्षकों की पुकार पहुंची न्याय के दरबार तक, अनुभव बनाम नियम, अब बड़ी बेंच करेगी विस्तृत सुनवाई। सोशल मीडिया पर तो जैसे भावनाओं और तर्कों का सैलाब उमड़ पड़ा था। लोग कमेंट सेक्शन में अपने या अपने परिवार के शिक्षकों की कहानियां साझा कर रहे थे। किसी ने लिखा, मेरे पापा 25 साल से गांव के स्कूल में पढ़ा रहे हैं, बच्चों के प्रिय हैं, अब इस उम्र में उन्हें टेट क्यों देना है? हाँ, ये बहुत आम भावना रही होगी। बिल्कुल। किसी और ने लिखा, हम सिर्फ नौकरी नहीं, अपना सम्मान वापस मांग रहे हैं। एक आम राय जो उभर रही थी वो ये थी कि अनुभव अपने आप में एक बड़ी योग्यता है जिसे महज एक परीक्षा से नकारा नहीं जा सकता। तो इस व्यापक विरोध, सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप और मीडिया कवरेज के बाद निश्चित रूप से सरकार और एनसीटीई पर दबाव तो काफी बढ़ गया होगा। हाँ, दबाव बहुत बढ़ गया था। सरकार और एनसीटीई दोनों पर ही इस मामले का कोई व्यावहारिक और न्याय संगत हल निकालने का दबाव था।
मीडिया में भी बहस तेज हो गई थी। अब सिर्फ घटना की रिपोर्टिंग नहीं हो रही थी, बल्कि विश्लेषण और संपादकीय लेख भी छप रहे थे। हाँ, सवाल उठने लगे होंगे। का खामियाजा शिक्षक क्यों भुगते हैं? अनुभव को नियमों के तराजू पर कैसे तौला जाए? कई जाने माने शिक्षा विशेषज्ञ भी अब खुलकर सामने आ रहे थे और ये तर्क दे रहे थे कि वर्षों का अनुभव रखने वाले शिक्षकों को, खासकर जिनकी नियुक्ति टेट लागू होने से पहले हुई थी, उन्हें इस अनिवार्यता से छूट मिलनी चाहिए। उनका कहना था कि अनुभव क्लासरूम में जो सिखाता है वो शायद कोई परीक्षा न सिखा पाए। स्रोत में उस रात का भी जिक्र है जब शिक्षक सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई का इंतजार कर रहे थे। वो मंजर कैसा था? हाँ, स्क्रिप्ट में उस रात का वर्णन काफी मार्मिक है। दिल्ली की वो सर्द रात, जंतर मंतर या उसके आसपास के इलाके में शिक्षक अस्थायी टेंटों में या खुले में बैठे थे। किसी के हाथ में चाय का कप था, कोई शायद सूखी रोटी खा रहा था, लेकिन सबके चेहरों पर थकान के साथ साथ अगली सुबह सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई को लेकर एक उम्मीद की झलक थी। उम्मीद तो होगी ही। हाँ, स्रोत में एक बुजुर्ग शिक्षक का जिक्र है जो धीरे से अपने पास बैठे साथी से कहते हैं, अगर कल हमें न्याय मिल गया तो ये सिर्फ हमारी नौकरी नहीं बचेगी, ये आने वाली पीढ़ियों के शिक्षकों के लिए भी एक मिसाल बनेगी, एक सिद्धांत की जीत होगी। ये बात दिखाती है कि उनके लिए ये लड़ाई सिर्फ व्यक्तिगत नहीं रह गई थी, बल्कि ये शिक्षा व्यवस्था में अनुभव के महत्व को स्थापित करने की लड़ाई बन गई थी। और अंत में स्क्रिप्ट एक बहुत ही विचार करने लायक संदेश के साथ खत्म होती है। बिल्कुल, सामग्री का अंत इस नोट पर होता है कि अब सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आएगा वो न सिर्फ इन हजारों शिक्षकों की गरिमा और उनके भविष्य को तय करेगा, बल्कि ये फैसला कहीं ना कहीं भारत में शिक्षा के भविष्य की दिशा, उसमें अनुभव के महत्व और नियमों के मानवीय पहलुओं को भी परिभाषित करेगा। स्क्रिप्ट के अंत में शायद स्क्रीन पर यह टेक्स्ट उभरता है, अब फैसला तय करेगा शिक्षा का भविष्य और शिक्षकों की गरिमा। ये पंक्ति इस पूरे मामले के वजन और उसकी गंभीरता को दर्शाती है। तो इस पूरी चर्चा और विश्लेषण से जो तस्वीर उभरती है वो ये है कि ये मामला सिर्फ एक परीक्षा पास करने या ना करने का या किसी नियम की तकनीकी वैधता का नहीं था। ये उससे कहीं ज्यादा गहरा और जटिल है। ये अनुभव, सम्मान, नियम, प्रशासनिक प्रक्रिया है और हाँ, मानवीय भूलों के बीच एक बहुत नाजुक संतुलन बनाने का सवाल है। बड़ा प्रश्न ये खड़ा होता है कि शिक्षकों की सालों की सेवा, उनके समर्पण और उनके योगदान को हम नियमों के सख्त, कभी-कभी अव्यक्तिक लगने वाले दायरे में कैसे फिट करें। आपने बिल्कुल सही कहा। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करती है वो ये है कि कैसे एक नियम जिसे शायद अच्छे इरादे से लाया गया हो, जैसे कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना। हाँ, इरादा तो शायद वही रहा होगा। हाँ, इरादा शायद वही था, लेकिन जब वो नियम प्रशासनिक खामियों या कुछ अनपेक्षित परिस्थितियों से मिलता है तो वो इतने सारे लोगों के जीवन, उनकी पेशेवर पहचान और उनके आत्मसम्मान पर एक बड़ा सवालिया निशान लगा सकता है। ये हमें इस बात पर गहराई से विचार करने के लिए प्रेरित करता है कि हम योग्यता को कैसे परिभाषित करते हैं और कैसे मापते हैं। बिल्कुल। क्या योग्यता को मापने का एकमात्र या सबसे प्रभावी तरीका हमेशा एक मानकीकृत परीक्षा ही हो सकती है, खासकर शिक्षण जैसे पेशे में जहां मानवीय संपर्क, सहानुभूति, अनुभव से सीखा ज्ञान और समय के साथ विकसित होने वाला कौशल इतना महत्वपूर्ण होता है? और ये सवाल, जैसा कि आपने इशारा किया, सिर्फ इन प्रभावित शिक्षकों तक ही सीमित नहीं है। ये हमारी पूरी शिक्षा व्यवस्था पर एक टिप्पणी की तरह है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी व्यवस्था में अनुभव को कितना महत्व दिया जाता है या कितना दिया जाना चाहिए। क्या हम अनुभव को महज रिज्यूमे पर लिखने वाली एक पंक्ति मानते हैं या इसे एक वास्तविक मूल्यवान योग्यता के रूप में स्वीकार करते हैं? इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए हम अपने श्रोताओं के लिए अंत में एक सवाल छोड़ सकते हैं जो सीधे तौर पर इस सामग्री से उभरता है। क्या अनुभव को विशेष रूप से शिक्षण जैसे मानव केंद्रित क्षेत्रों में, जहां समर्पण, अनुकूलनशीलता और वर्षों से विकसित कौशल महत्वपूर्ण हैं, औपचारिक योग्यता के समकक्ष या कुछ मामलों में शायद उससे भी अधिक महत्वपूर्ण माना जा सकता है? इस पर विचार करना न सिर्फ इस मामले के संदर्भ में, बल्कि व्यापक रूप से योग्यता और मूल्यांकन की हमारी समझ के लिए भी जरूरी है।